अब मैं डिस्कस करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आए हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, खासकर ग्राफ से। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, यहां चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक फॉर्मूला आपको हमेशा जिंदगी भर याद करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। देखिए अगर पॉइंट चार्ज हो, ये चार्ज है Q, पॉइंट P पे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। देखो डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा ना, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा ग्राफ बनेगा। समझ में आया। अगर चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब है स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं है, बाहर सरफेस पे चार्ज है। अगर कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, मुझे 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है। नंबर 1 सी पॉइंट पे, मतलब ये जो स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर वो कैपिटल आर से बहुत दूर है। सी पॉइंट पे पूछता है तो ये स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। अब मुझे बताओ ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। मान लीजिए क्यू इसका चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो मुझे ये आर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस लूंगा ना। अगर सरफेस पूछता है बी पॉइंट पे, बी पे जहां पर स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के बराबर होगा, तो मैं लिख सकता हूं ई बी बराबर के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अगर मुझे इस पॉइंट सी पे देखना है, अंदर तो कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इस ए पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर स्फीयर के अंदर कंडक्टिंग स्फीयर के जो अंदर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, क्योंकि कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो ई ए की वैल्यू जीरो रख दिया। अब देखो इस ग्राफ को देखो, छोटे से ग्राफ को देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ है कैपिटल आर से। देखो सरफेस से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाता है। देखो सेंटर से लेके सरफेस तक, सेंटर से लेके सरफेस तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो, क्योंकि कोई अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं है। जैसे जैसे बी से आगे बढ़ूंगा, जैसे जैसे बी से आगे बढ़ूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना कम होते जाएगा। इसीलिए ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, सरफेस पे मैक्सिमम, वहां से कम होते गया है। अगर मैं बात करूं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एक ऐसा स्फीयर होता है जिस पर सरफेस पर चार्ज नहीं, अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है। स्फीयर के अंदर चार्ज प्रेजेंट होगा, है नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। पहले दो के सेम है। देखिए एक पॉइंट सी देखो, ये है स्मॉल आर, सी पॉइंट को देखो कैपिटल आर से बहुत बड़ा है, सी पॉइंट डिस्टेंस देखो कैपिटल आर से बहुत ज्यादा है, तो पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करेगा। तो इसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर सरफेस पे देखेंगे तो स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू जो है ना बराबर होगी, तो ई बी इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के, अगर अंदर जाऊं ना, मैं अंदर अगर झांक के देखूं वहां चार्ज प्रेजेंट है नहीं है, तो वहां हर एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पर चार्ज की वैल्यू अलग अलग है। समझ में आया। तो मुझे ए पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, टोटल का वॉल्यूम ले लेना है, फिर उसको इतने, मान लीजिए टोटल स्फीयर का वॉल्यूम है, इतने में चार्ज ले लो, फिर इतने में निकाल लो यूनिटरी मेथड से। तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिंग के केस में जीरो था, नॉन कंडक्टिंग में केस में के क्यू स्मॉल आर जो कि ये वाला स्मॉल आर होगा भी यहां पे, अपॉन आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब, के क्यू स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर क्यूब जो है नॉन कंडक्टिंग के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन केस ऑफ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ मिल गया आपको। देखो सेंटर पे, सेंटर से सरफेस की तरफ जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है क्योंकि चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे सेंटर से सरफेस की
की तरफ जाओगे चार्ज की वैल्यू बढ़ती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ता है। जैसे जैसे सेंटर से दूर भागोगे, जैसे जैसे सेंटर से दूर भागोगे ना, तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। तो ये नॉन कंडक्टिंग केस में स्पेशल केस नंबर लास्ट। और अगर मान लीजिए आपके पास कोई लीनियर चार्ज बॉडी है, ये रहा लीनियर, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट से एंगल अल्फा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एंगल बीटा बना रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ईपी। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k लैम्डा, लैम्डा इज अ चार्ज डेंसिटी। इस लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ना, इस लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाती है 1D के केस में। किसी एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। किसी वॉल्यूम में कितना चार्ज डेंसिटी है, ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है। तो 2k लैम्डा बाई स्मॉल r डिस्टेंस साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अगर इसको मैं टोटल अल्फा मानता हूं तो साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। तो चार्ज बॉडी के लिए तो आंसर होता है 2k लैम्डा बाई r साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। हो सकता है एंगल ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसलिए हमने इसको लिखा है अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगले उसमें चलते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर ई। देखो ई तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैंने यहां पर रिंग बना रखी है ना, रिंग ये वाली, ड्यू टू चार्ज रिंग, यहां से बहुत सारे सवाल जो है आज तक आ चुके हैं, तो आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट की बात करेंगे और नॉन कंडक्टिंग प्लेट की बात करेंगे, नॉन कंडक्टिंग प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा? चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट। ओके, अगर हम बात करेंगे कंडक्टिंग प्लेट की, उसका दुगना, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग से कंडक्टिंग जो शीट है ना, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन कंडक्टिंग से दुगना है, नॉन कंडक्टिंग से। तो नॉन कंडक्टिंग का हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग का हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको अभी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का रिवीजन करा रहा हूं, जहां तक मुझे लगेगा कि आपको बताना चाहिए डिटेल में, वहां पर मैं बताऊंगा आपको। अगर मैं बात करूं चार्ज रिंग की, भाई पहली बात ये चार्ज रिंग है, इस रिंग के कारण मुझे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। देखो आपने क्या किया होगा, रिंग पॉइंट चार्ज नहीं है, तो मैंने छोटे छोटे सेगमेंट लेके dq लेके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला होगा। अगर एक dq के कारण निकालो तो टोटल इंटीग्रेशन करूंगा तो आ जाएगा, कितना आएगा, EP इक्वल टू KQX ओवर R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2 जो है ना, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसी पॉइंट P पे। अच्छा, X को घटाते जाओ, X को कम करते जाओ, सेंटर पे लेके आओ, X की वैल्यू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो अभी रिंग पॉइंट चार्ज नहीं है और ना ही ये पॉइंट P के लिए पॉइंट चार्ज है। अगर इस पॉइंट P को बहुत दूर लेके जाओगे, X की वैल्यू R से जो है ना, कैपिटल R से बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस केस में जो है रिंग जो है पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार कर सकती है, बिहेव कर सकती है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहूंगा, KQ ओवर एक्स स्क्वायर। क्या कहूंगा, KQ ओवर एक्स स्क्वायर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जब रिंग बहुत दूर हो और पॉइंट बहुत दूर हो, तो रिंग जो है ना पॉइंट चार्ज बन सकता है, इतना आपको याद रखना है। दूसरा, अगर कोई पूछे x इक्वल टू कितना रखें, अगर कोई पूछे कि x इक्वल टू कितना रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना मैक्सिमम आए, तो x इक्वल टू आप प्लस माइनस R/√2 रख देना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैक्सिमम आएगा। जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आया है, नीट में हो सकता आए। अगर मैं किसी रिंग की बात करूं, एक मेरे पास रिंग है, रिंग को मैंने काट दिया, ऐसा रिंग बना दिया है, और इस पॉइंट पर जो है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। मान लीजिए एंगल अल्फा है, रेडियस इसकी r है, तो आंसर हो जाएगा, इस पॉइंट पर आंसर हो जाएगा 2k लैम्डा बाई
आर इंटू साइन एल्फा बाई टू, सॉरी 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर साइन एल्फा बाई टू। एल्फा इज ए एंगल, ठीक है, और 90 एंगल होगा तो आप देख लेना, 1 सेमी सर्किल होगा सो साइन 90 बन जाएगा, ये साइन 91 होता है, 2k लैम्डा बाई आर इसका आंसर हो जाएगा। और लैम्डा जो है ना, लैम्डा, सिग्मा, रो, ठीक है, ये सब के सब चार्ज डेंसिटी है। क्या है? चार्ज डेंसिटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं जो हो सकता है बताया ना हो किसी ने, लेकिन हम बता रहे हैं आपको। अगर आपके पास चार्ज डिस्क है ना, डिस्क, अगर आपके पास चार्ज डिस्क है, ये जब डिस्क, डिस्क मतलब अंदर सरफेस पर पूरा ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, बाहर नहीं है अंदर है, तो उसके कारण एक्स डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वैल्यू चाहिए, आप याद कर लो सपोज इसकी डेंसिटी सिग्मा है। कितनी है? सिग्मा, ठीक है। ईपी बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये सिग्मा की वैल्यू है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस पॉइंट P पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, डिस्क के लिए जेईई मेंस से पूछ सकता है, रिंग के क्वेश्चन आपके वहां आएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको झट से इसको देखना है, जल्दी से रिवीजन कर लो, आगे हम टॉपिक में चलते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के बारे में, ठीक है। इसमें से पढ़ते चलिए, पॉज करने की जरूरत नहीं है हमको। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, बहुत ही शानदार, तो हम इसको जल्दी जल्दी समझाएंगे क्योंकि हमारा वन शॉट चल रहा है। अगर हम बात करेंगे फ्लक्स की, फ्लक्स देखो, फ्लक्स क्या कहता है ना, किसी भी आपके पास कोई एक सरफेस है, सरफेस से ये मान लीजिए उसका एरिया वेक्टर है और ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ठीक है, थीटा एंगल पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी एरिया से गुजरेंगे ना, वो फ्लक्स बनाता है। क्या बनाता है? फ्लक्स बनाता है, ठीक है। फील्ड लाइंस जो है किसी एरिया से एसोसिएटेड होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड होंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लक्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सी भाषा में कहूं, ये मान लो एक बोर्ड मेरा एक प्लेन है। क्या है? बोर्ड मेरा एक प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटसाइड या परपेंडिकुलर इनसाइड जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रहे होंगे ना, उतना ही फ्लक्स बनेगा। एरिया वेक्टर, ए इज अ एरिया वेक्टर, तो यहां से फ्लक्स की जो वैल्यू होती है E डॉट ए होती है। कितनी होती है? E डॉट ए होती है। डॉट को हटाओगे ना तो E A cos थीटा लगता है। देखो इसके दो कंपोनेंट बनाओ तो एक हो जाएगा E cos थीटा, एक ऊपर को बनाओ E sin थीटा, cos के परपेंडिकुलर E sin थीटा, ठीक है। तो देखो सरफेस ये है, ऐसा सरफेस है, सरफेस का एरिया वेक्टर इधर को मेरे राइट साइड और कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का E cos थीटा इधर को, इसलिए यहां पर बन गया, ये फॉर्मूला आ गया है E A cos थीटा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है, फाई बराबर E A cos थीटा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई यूनिफॉर्म बॉडी है मेरे पास, ठीक है, उसके अंदर चार्ज Q है, मुझे अगर फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है? फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो E डॉट डी ए होता है। क्या होता है? E डॉट डी ए। समझ में आया नहीं है? E डॉट डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कर दो एरिया का कि टोटल एरिया से कितना ही फील्ड बाहर आ रहा है, फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, वो उसका फॉर्मूला होता है E डॉट डी ए का इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने बोला ना, अगर मान लीजिए मेरे पास एक कॉपी है, ठीक है, ये मेरे पास एक कॉपी है, फील्ड लाइन ऐसे करके निकल रही है, इस अंदर से आ रही है और बाहर निकल रही है, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स तो होगा, क्योंकि जो फील्ड लाइंस है परपेंडिकुलर जो सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? बाहर की तरफ होगा, आपकी तरफ होगा, एरिया वेक्टर आपकी तरफ, आउटसाइड, ठीक है। सपोज इसका एरिया वेक्टर तो बाहर को है ना, हर किसी सरफेस का एरिया वेक्टर आउटसाइड होता है, परपेंडिकुलर और आउटसाइड।
सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ऊपर को जा रही है, मेरे सर की तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, आपकी तरफ है। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर बीच एंगल कितना बच गया, 90। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। लेकिन यहां पर किसका यूज करेंगे, कॉस, तो कॉस 90 कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर को जा रही है, एरिया वेक्टर बाहर को, थीटा की वैल्यू 90, कॉस 90 0। इस केस में फ्लक्स कितना आएगा, 0। एक बार क्वेश्चन कैसे आया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी, पैरेलल टू माय कॉपी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पैरेलल टू माय कॉपी जा रही थी, और इसका एरिया वेक्टर बाहर को होता है। देखो एरिया वेक्टर बाहर को, फील्ड लाइन ऊपर को, 90 एंगल तब भी बन रहा है, तभी फ्लक्स कितना होगा, 0। इसका मतलब फ्लक्स की 0 है, इसका मतलब क्या है, फील्ड लाइन जो है ना प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर जानी चाहिए। जितनी मैक्सिमम एरिया होगा और उसके अंदर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी ना, उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, मुझे फ्लक्स मिलेगा। इसलिए फ्लक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पर तो डिपेंड करता ही करता है। एरिया कम होगा, कम फील्ड लाइंस गुजरेंगे, एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा फील्ड लाइंस गुजरेंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पर भी डिपेंड करता है। दूसरा, मान लीजिए आपके पास कोई एक बॉडी है, चार्ज मैंने बाहर पे रखा हुआ है, ठीक है। देखो फील्ड लाइन यहां से गुजर चुकी है, ठीक है ना। अब एक चीज मैं आपको बता चुका हूं, ये जो बॉक्स बनाया हुआ है इस तरीके का है, ठीक है। देखो इसका एरिया वेक्टर जो है, इस कॉपी का एरिया वेक्टर इस साइड इधर को है, लेकिन फील्ड लाइन का डायरेक्शन मेरे राइट साइड है। एंगल बन गया 180, cos 180 -1। और एरिया में सिर्फ इसका लूंगा, पूरे कॉपी का नहीं लूंगा। ये जो एरिया वेक्टर दिख रहा है मेरे को, जहां से फील्ड लाइन जा रही है, मैं उसका एरिया लूंगा। अब यहां का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया कितना, माइनस, क्योंकि एरिया वेक्टर मेरे राइट साइड, सॉरी मेरे लेफ्ट साइड, और अगर एरिया वेक्टर कहां, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां को आ गया, राइट साइड। अगर मैं बात करूं इस वाले एरिया की, मेरे इधर को, अब मैंने ये वाला बन चुका है ना, अब ये बन चुका है मेरा, ठीक है। मेरे राइट साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन में फ्लक्स भी, सॉरी एरिया वेक्टर भी कहां आ रहा है, राइट साइड आ रहा है। कहां आ रहा है, राइट साइड। एरिया वेक्टर भी राइट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी राइट साइड, थीटा के वैल्यू 0, cos 0 1, फ्लक्स कैसे आएगा, पॉजिटिव। जितना फ्लक्स, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं पता है, नेट फ्लक्स यहां पर तब भी 0 हो रहा है। कितना हो रहा है, नेट फ्लक्स जो है तब भी 0 हो रहा है। अब मैं एक चीज कह सकता हूं, किसी सरफेस से जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है ना, उतना ही बाहर भी आएगा। नेट फ्लक्स कितना हो गया, 0। इनकमिंग फ्लक्स के लिए वैल्यू हम लिखते हैं नेगेटिव। क्या लिखते हैं, नेगेटिव। देखो एरिया वेक्टर इधर को, फील्ड लाइंस उधर को, नेगेटिव में cos 180 -1। जहां से बाहर निकलने फील्ड लाइंस, थीटा की वैल्यू 0, cos 0 1, ठीक है ना, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर। इसलिए हम आपको कह रहे हैं, ये चार्ज अगर फ्री है, किसी सरफेस से इनक्लोज नहीं है, इससे निकलने वाले फील्ड लाइंस अगर किसी सरफेस से जा रही हैं, तो उस सरफेस से नेट फ्लक्स जो है ना, वो 0 कहलाएगा, क्योंकि जितना फ्लक्स अंदर जाएगा सरफेस के, बॉडी के, उतना ही बाहर भी आएगा, ठीक है। लेकिन गॉस थ्योरम ये कहता है, सर गॉस थ्योरम, मैं इसको रब कर रहा हूं, गॉस थ्योरम ये कहता है, सर गॉस थ्योरम, मान लीजिए आपके पास कोई स्फेरिकल बॉडी है और उसके अंदर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट है, तो फ्लक्स जो होता है ना, Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। फ्लक्स 0 नहीं है, फ्लक्स है, कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। शर्त यह है, चार्ज इनक्लोज होना चाहिए। चार्ज क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, चार्ज इनक्लोज होना चाहिए, चार्ज कवर्ड होना चाहिए। देखो ये Q है ना, फील्ड लाइन इधर से गया, इधर से, 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 इतने फील्ड लाइन जा रही हैं, तो उतना ही ज्यादा फ्लक्स भी बनाएगा। चार्ज इनक्लोज्ड होना चाहिए। गॉस थ्योरम ये बताता है कि चार्ज अगर इनक्लोज्ड है तो फ्लक्स की वैल्यू जो है ना,
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। कितनी होगी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप मुझे बताओ, मेरे पास कोई एक बॉडी है, इसके अंदर चार्ज Q1 और Q2 है, बाहर Q3, Q4 एंड Q5 है। क्या है? बाहर Q3, Q4 एंड Q5 है। मुझे बताओ कौन कौन से चार्ज फ्लक्स बनाएंगे? जो कि अंदर है, जो चार्ज इनक्लोज्ड है ना, वही तो फ्लक्स बनाएंगे। इसका मतलब Q1 और Q2 जो है वो फ्लक्स बनाएंगे। तो फाई की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q1 के लिए, प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके लिए? Q2 के लिए। दोनों को जोड़ दो, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि यहां पर कहा है, फाई इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही फ्लक्स है, यही फ्लक्स है। ठीक है। और Q3, Q4 और Q5 के कारण जो है कोई फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि ये चार्ज इनक्लोज्ड ही नहीं है। सर कैसे? सर कैसे? देखो यहां से फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी ना जितनी, उतनी ही बाहर भी तो आएंगी। नो नेट फ्लक्स कितना हो गया? 0। ऐसे Q4 के केस में जितनी फील्ड लाइन सरफेस के अंदर जाएंगी उतनी फील्ड लाइन बाहर भी आएंगी। Q5 से जितनी फील्ड लाइन अंदर जाएंगी उतने ही फील्ड लाइंस कहां आएंगी? बाहर भी आएंगी। इसीलिए नेट फ्लक्स जो है ना Q3, Q4 और Q5 के कारण कितना हो गया? 0 हो गया। दिस इज मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार्ज इंक्लूड करिए आप। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास स्फीयर है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, स्फीयर है, इसको मैंने काट दिया और एक चार्ज Q को मैंने यहां रख दिया। ठीक है। तो फ्लक्स कितना होगा? वैल्यू पूछता है। ठीक है। चार्ज नीचे से इनक्लोज है, ऊपर से इनक्लोज नहीं है, इसको कवर करो। एक आधा सा स्फीयर और चाहिए होगा। अब ये कवर है तो अभी इसकी वैल्यू कितनी है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो 2 के कारण है, 1 के कारण कितना होगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से जो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नीट में क्वेश्चन आते हैं क्यूब से रिलेटेड आएंगे। फेस में रखा होगा तो पूछेगा कितना फ्लक्स होगा, एच पे रखा हुआ है या कॉर्नर्स पे रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम फ्लक्स को समझ सकते हैं। ठीक है। वो फ्लक्स जो है चार्ज इनक्लोज्ड पर डिपेंड करेगा, चाहे कैसी भी बॉडी हो। अगर चार्ज इनक्लोज्ड है तो फ्लक्स क्या कहलाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चाहे फिर आप उस चार्ज को बोतल के अंदर डालो, किसी स्फीयर के अंदर डालिए, क्यूब के अंदर रखिए, सभी में फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्या होगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हालांकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स में बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा आपके। ठीक है। तो फिर हम अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक आप इसके एनालिसिस करो। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता पाया क्योंकि मेरे को और भी वीडियो बनानी है। ठीक है ना। तो आपके काम चल चुका होगा, इससे आप रिवीजन करिए, काफी काम आएगा। ठीक है।